नमस्कार। शख्सियत कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जगदलपुर विधायक माननीय श्री रेखचंद जैन सर से। आइए उनसे बातचीत करें, उनके बारे में जानें, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानें, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानें। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। ए विजन का परिवार का सादर नमस्कार मेरी तरफ से। जी सर, आज की बातचीत की शुरुआत हम करते हैं आपकी शिक्षा दीक्षा से। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इसी शहर में या बाहर, इसके बारे में बताएं। मेरी प्राथमिक शिक्षा जगदलपुर शहर की ऐतिहासिक स्कूल सदर प्राथमिक शाला में हुई, जहां मैंने पहली से 5वीं तक की परीक्षा पास की। उसके आगे की शिक्षा शहर का प्रतिष्ठित स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल, वहाँ मैंने 6वीं से लेकर 11वीं कक्षा तक पढ़ा। हमारे समय में 11th बोर्ड हुआ करता था। उसके पश्चात गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और अंतिम शिक्षा मेरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से हुई। बीएससी करने के बाद मैंने एमए किया। एमए करने के बाद मैंने एलएलबी की परीक्षा की। तो मेरी शिक्षा इस तरीके से एक लंबा दौर चला। जी। आपने बताया कॉलेज आपने यहाँ से किया, तो उस दौरान ही हमें आपका नेतृत्व गुण देखने को मिला। कॉलेज में आप अध्यक्ष रहे थे कॉलेज के, वो अनुभव कैसा था आपका? कॉलेज जब हम पढ़ने गए तो शुरू से छात्र जीवन से ही हमारी एक रुचि ये रहती थी कि हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के लिए हमारे जो अधिकार हैं या हमें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस होती है तो पढ़ते समय से ही, चाहे प्राचार्य से बात करनी हो, चाहे शिक्षक से बात करनी हो, जाकर हम अपनी बातों को रखते थे और अंततः मनवा लेते थे। उसके बाद बीएससी करते करते मैं बीएससी फाइनल में था। हमारे यहाँ कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव हो रहे थे, तो मेरे साथियों ने कहा कि तुम लड़ो और कोई नहीं लड़ेगा। तो मैंने फॉर्म भरा और निर्विरोध निर्वाचित हुआ। उसके पश्चात मैं एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। उस साल कॉलेज छात्र संघ के चुनाव थे। राजनीति मेरी कोई रुचि नहीं थी कि मैं जाना नहीं चाहता था। मैं तो पढ़ना चाहता था और किसी शासकीय नौकरी में जाना चाहता था। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि चुनाव मैदान में मैं कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए चुनाव मैदान में आ गया कि सब अगर पढ़ना ही चाहेंगे तो उनके अधिकार के लिए कौन लड़ेगा। ये मेरे दिमाग में अच्छी तरीके से घर कर गया था और मैं उसके बाद लगातार छात्र राजनीति में हम लोग रहे। मेरे पास चुनाव के बाद हमारे साथी चुनाव लड़े, उनको भी हम लोग चुनाव लड़ाए, मेरा भाई भी चुनाव लड़ा। इस तरीके से छात्र राजनीति में हम लोग 1987-88 तक लगातार भाग लेते रहे। उसके पश्चात हमारी जो परिस्थितियां बनी कि राजनीतिक दल में प्रवेश की। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी? आप अब चूंकि राजनीति में उतर ही चुके थे तो मन में जिज्ञासा थी। कॉलेज के समय से ही उस सब से हमारे मन में जिज्ञासा आ गई कि नहीं, अब राजनीति में छात्र जीवन में आ चुके हैं तो अब आगे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो हमारे ग्रह नक्षत्र जैसे थे वो हमको सीधे कांग्रेस की राजनीति में एंटर करा दिए। हम लोग छात्र संगठन एनएसयूआई होता है उसमें काम किए, युवा कांग्रेस में काम किए, नगर पालिका का चुनाव लड़े, पार्षद बनकर आए। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी में भी काम किए। उसके बाद 2008 में मुझे पार्टी ने कांग्रेस की टिकट दिया जगदलपुर विधानसभा से। सामान्य से अनारक्षित सीट थी तो पूरी कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन मेरा संयोग था, दुर्भाग्य था कि चुनाव में मैं पराजित हुआ 17,000 वोट से।
उसके बावजूद मैंने हार नहीं माना और लगातार कांग्रेस पार्टी के बैनर से जनता के हित में, जनहित के मुद्दों पर लगातार हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। फिर 2013 आया, 2013 में भी पार्टी मुझे टिकट, मैंने अप्लाई किया था लेकिन मुझे ना देकर हमारे श्यामू कश्यप जी को दिया। फिर भी मैंने पार्टी के लिए काम किया। उसके बाद 2018 मैंने फिर टिकट मांगा और मुझे पार्टी ने टिकट दिया और जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद, शहर क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी वर्ग का आशीर्वाद मिला और मुझे जनसेवा करने के लिए विधायक बनने का मौका मिला। जब आप विजयी हुए, कैसा था वो पल? देखिए, छात्र जीवन से चूँकि हम लोग राजनीति में हैं, ये कोई नयापन तो था नहीं। जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने थे, पूरे बस्तर जिले की सबसे बड़ी कॉलेज थी और संभाग मुख्यालय था, तो सब तरफ से नेतृत्व करने के अवसर हमको लगातार मिलते रहते थे और हम लड़ते रहते थे। चाहे किरंदुल का मामला हो, दंतेवाड़ा का मामला हो, कोंडागांव का मामला हो, हम लगातार संघर्ष करते थे। तो एक जुनून था कि राजनीति में जीत और हार दोनों टाइप का अनुभव है हमको। हार के हम कभी नर्वस नहीं हुए, हताश नहीं हुए। हम यही मानकर चले कि आज नहीं तो कल अवसर आएगा और वो अवसर जनता ने माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से हमको मिल दिया। जी सर, आप एक प्रतिनिधि के रूप में आप हमारे साथ हैं, तो जिस तरह जनता एक प्रतिनिधि के रूप में आपसे उम्मीद करती है, निश्चित तौर पर आपको भी जनता से कुछ अपेक्षाएं होंगी, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जगदलपुर विधानसभा का जनप्रतिनिधि, जनसेवक चुनने के बाद लगातार हम लोग चूँकि राजनीति से जुड़े थे, सरकारें किसी की थी, विधायक कोई बने, सब हमने देखा कि पब्लिक की जो समस्या है कोई बड़ी समस्या नहीं होती, छोटी छोटी समस्याएं होती है। बस उनका चुना हुआ प्रतिनिधि, उनके पास अगर पहुंचती है जनता तो प्रेम से सुने, उसके लिए जो कोशिश हो सकती करे और उसका समाधान करते हैं हम लोग। आज 18 महीना हो गया उनको विधायक बने को, लगातार हम यही काम कर रहे हैं कि कोई आता है राशन कार्ड का तकलीफ है, कोई आता है मेरे यहाँ पानी का तकलीफ है, कोई आता है बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, कोई रोजगार के लिए आता है। तो इस तरीके से जो समस्याएं आती है तो समस्याओं को सुनने में हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छात्र जीवन से संघर्ष किए हैं तो हमको इस चीज़ में अच्छा लगता है कि कोई अपनी समस्या को लेकर आया, उस समस्या को हम हल कर लें और उसका काम हो जाए तो हमको मन को बहुत आत्मिक शांति मिलती है। इस दिशा में हम लगातार काम करते हैं। और जगदलपुर शहर के विकास की बात है तो जगदलपुर शहर में जो बेसिक ज़रूरत है कि जगदलपुर बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के नागरिक बहुत अच्छे हैं, सामाजिक सौहार्दता बहुत अच्छी है। यहाँ बेसिक ज़रूरत है जो आदमी की मूलभूत समस्या होती है, बिजली, पानी, सड़क, ये चीज़ों को पूरा करना। इसके लिए हम लगातार हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से जब भी जगदलपुर को लेकर कोई काम जाते हैं तो सहर्ष यश करते हैं और इस चीज़ को हम कर रहे हैं और जनता देख रही है। वही मैं अगला सवाल यही मेरे ज़हन में, शहर के विकास कार्य को लेकर किस तरह आप योजनाएं बनाते हैं? देखिए, शहर के विकास को लेकर जैसे जगदलपुर शहर की सड़कों की बात है, जगदलपुर शहर की आबादी 2011 में 1,15,000 के आसपास थी। अभी ये आबादी बढ़ते बढ़ते 1,55 के आसपास आ गई है। शहर बढ़ता जा रहा है। शहर बढ़ते जाने से विकास के रास्ते भी बड़े करना जरूरी हो गया है। तो इसके लिए जो रोडें ज़्यादा ट्रैफिक वाली है उसको चौड़ा करने का काम हम लोग शुरू कर चुके हैं कि जैसे दंतेश्वरी मंदिर से बैलाडीला गेस्ट हाउस, जैसे अग्रसेन चौक से धर्मपुरा चौक, जैसे कोट चौक से बोधघाट चौक, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा दबाव है उन क्षेत्रों को रोड अच्छा बनाने के लिए हमने बजट भी सेंक्शन कराया। उस दिशा में काम भी शुरू हो गए। चूँकि अभी कोरोना कार्यकाल चल रहा है, इस वजह से काम काफ़ी प्रभावित हुए हैं और ये काम
जैसी ही सामान्य परिस्थितियाँ बनेगी लगातार होते जाएंगे। उसी स्वास्थ्य को लेकर हमने काम किया कि स्वास्थ्य को लेकर जगदलपुर की जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक महारानी अस्पताल था, पिछली सरकार में उसमें जनप्रतिनिधियों ने कैसा काम किया कि लोगों को डिमरा पाल जाने की स्थिति बना दिए थे और हर आदमी के पास साधन संसाधन नहीं है, तो लोग यहाँ से डिमरापाल पहुँचते तक कई लोग मृत्यु को समा गए। इस बात का हम कांग्रेसजनों को बहुत ज़्यादा कष्ट था। हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, जनता ने हमारा साथ दिया, चुनाव मैदान में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा था कि महारानी अस्पताल अपने अच्छे रूप में आ जाए। ग्रामीण एक तो गांव से आता है, उसके लिए तो यहाँ से वहाँ तक जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, साधन नहीं मिलते हैं, आर्थिक समस्या है, तो ये भी एक बड़ी समस्या बन गई है। तो महारानी अस्पताल को हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कलेक्टर बस्तर को एक ही बात निर्देशित किया, 1 साल के अंदर ये महारानी अस्पताल अपने आधुनिकतम रूप में दिखना चाहिए। और मैं तांबोली साहब का धन्यवाद देता हूँ जो पूर्व में कलेक्टर रहे हैं, क्योंकि वो भी पेशे से डॉक्टर ही थे, कलेक्टर जरूर थे, तो उन्होंने बड़ी रुचि से काम किया। और आज हम पूरे जगदलपुर वासी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग सब देख रहे हैं कि आज महारानी अस्पताल इस रूप में आ जाने से हमारी काफ़ी समस्याओं का समाधान शुरू हो गया है। अभी हमारे नए कलेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने भी इस अस्पताल को और अच्छे से नया रूप देने की दिशा में वो भी लगातार काम कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और एक हमारी पहल है कि हमने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि हमारा जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र है, 48 वार्ड है, वार्ड क्लिनिक की स्थापना होना चाहिए ताकि छोटी मोटी समस्याओं के लिए उस क्षेत्र में क्लिनिक हो तो लोग वहीं अपना इलाज कराकर अपनी जगह चले जाएं। बड़ी कोई बात हो तो हॉस्पिटल महारानी अस्पताल है, उससे बड़ी बात हो तो मेडिकल कॉलेज की बात है। इस तरीके से स्वरूप तैयार किए और गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए हाँ भी कर दी है कि नगर निगम क्षेत्र में वार्डों की संख्या के हिसाब से वार्ड क्लिनिक की स्थापना भी हम लोग शीघ्र ही करेंगे, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी प्रयास शुरू हो जाएंगे। उसी ग्रामीण क्षेत्रों में भी उप स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उसमें भी डॉक्टर्स हो, दवाई हो, सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई बड़ी घटना होने से उनको आने में भी तकलीफ ना हो, उनका इलाज भी हो जाए। इस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग अच्छा प्लान करके काम कर रहे हैं और लगातार जनता देख रही है इस चीज़ को। वैसी एक समस्या थी जगदलपुर शहर के अंदर खेल के मैदान को लेकर कि खिलाड़ी हैं, अच्छे प्रतिभावान हैं, अच्छे मैदान नहीं होने से उनको तकलीफ़ें होती थी। इस बात के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से पहल की, जगदलपुर शहर के वो इंदिरा स्टेडियम, सिटी ग्राउंड, हाथा ग्राउंड, क्रीड़ा परिसर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरावंड कला में हमने मैदानों के उन्नयन के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई। उस दिशा में काम शुरू हो गए हैं। अब धीरे धीरे जब अपने रूप में आ जाएंगे तो वो दिखेंगे कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, मैदान अच्छा होगा तो हमारे बस्तर में एक से एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान जरूर बनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इस तरीके से दूसरी बात ये कि जो हमारे रंगकर्मी हैं उनको भी अपनी जो योग्यता है, दक्षता है, उसको दिखाने के लिए उनको ऑडिटोरियम की ज़रूरत थी। पिछले साल सरकारों ने खाली बातें की, घोषणाएं की, लेकिन हम और हमारी सरकार के मुखिया कि जो चीज़ को हम बोलते हैं उसको करते हैं। तो मुझसे हमारे रंगकर्मी जितने लोग हैं इस जगदलपुर शहर के सब सामान्य लोग आके बोले कि ये भाई ऑडिटोरियम बनना चाहिए। तो हमने मुख्यमंत्री जी से 14 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन करा दी, काम भी शुरू हो गया, धर्मपुरा परिसर में ऑडिटोरियम भी बन जा रहा है। इस तरीके से शहर विकास के लिए जो काम होने चाहिए, पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 110 जगह पे बोरिंग करवाए कि जहाँ लोगों को पानी की काफ़ी तकलीफ होती थी, झरिया की पानी पीने की स्थितियाँ होती थी,
ऐसे जगहों में हम लगातार बोरिंग कराए और सामाजिक दुख सुख के कार्य के लिए पानी टैंकर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम लगभग 35 टैंकर हमने बांटा गांव-गांव में। तो लगातार हमारी जो सरकार है, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहर क्षेत्र हो, इसके लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जगदलपुर शहर जो है वो तालाबों का शहर है, तो यहाँ के तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए भी क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं? तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए भी कंसेप्ट बन रहा है। क्योंकि ये कोरोना पीरियड आ गया, इस वजह से कई चीज़ें थोड़ी रुकी हुई है। जैसे ये दलपत सागर है, जगदलपुर का बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। इसको एक अच्छे स्वरूप में लाने के लिए हम लोग लगातार कोशिश में हैं। क्योंकि इनका तालाब से संबंधित क्षेत्र का मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में लगा हुआ है, तो न्यायिक निर्णय आ जाए उसके बाद उसमें हम लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जलकुंभी का जो जमाव है, इसके लिए बात को भी हमने उठाया था। इसके लिए लगभग 80 लाख रुपए हम DMFT से सैंक्शन कराए हैं कि वो मशीन आएगी जिसका काम सिर्फ एक ही रहेगा कि ये जो जलकुंभी जमा है इसको बाहर करे। तो वो प्रक्रिया भी हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे केंद्र से भी पैसा मांगेंगे, क्योंकि तालाबों का जीर्णोद्धार हो तो बड़ा काम होता है। उससे भी हम सहयोग मांगेंगे, राज्य शासन से भी मांगेंगे और एक तरीके से जो तालाबों का ये जो शहर है कि बहुत सारे तालाब हैं उनको एक अच्छे स्वरूप में लाएं, ये हम लोग का प्रयास है। सर, काम के दौरान आपका खासकर जन सामान्य से सीधे मुलाकात करने के कई अवसर आते हैं, तो उस समय लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? मेरे छात्र जीवन से लेके अभी तक के दौर में, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे हम हो, मैं हमेशा सम्मान की दृष्टि से ये बात करता हूँ। कोई भी व्यक्ति मुझसे मिलता है या मैं उनसे अदब करता हूँ तो मुझे आशीर्वाद ही मिला है और मैं जगदलपुर की जनता के प्यार को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। मेरा एक ही प्रयास रहता है कि लोगों की जो भी समस्या है उसको मैं कैसे हल करूं और अंतिम समय तक मैं उसमें जुटे रहता हूं कि इसका परिणाम आना चाहिए। सर, आपने बताया राजनीति में आप छात्र जीवन में भी थे, उस समय भी सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं, तो राजनीति में आने से पहले के रेखचंद जी में और अभी के रेखचंद जी में आप क्या फ़र्क महसूस? देखिए, जिंदगी में पद तो आते और जाते हैं कि मैं रेखचंद जैन था, रेखचंद जैन हूँ और रेखचंद जैन ही रहूँगा। जो व्यस्तताएं आपकी हैं, तो उसके मद्देनज़र पहले की तुलना में अभी की जीवन शैली में कोई फ़र्क पड़ा है? शैली में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रूटीन में जैसा मैं जीवन जीता था छात्र जीवन से, आज भी वैसा ही जीवन जी रहा हूँ। इस समय मतलब मेरा जुनून है। मैं तो चाहता हूँ कि चुनौती मेरे सामने आए, चुनौती से लड़ना, उससे निजात पाना, जनता को राहत दिलाना, ये मेरा एक शौक़ है और इस चीज़ को मैं बिल्कुल समस्या को देख के पीछे नहीं जाता, मैं फेस करता हूँ और इतना आत्मविश्वास बोलता है कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल जी जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री है जो आज 18 महीने के अंदर में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जिसको पूरी जगदलपुर छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और हम उस पार्टी के सिपाही हैं, उस पार्टी के विधायक हैं। हमको काम में कहीं कोई रुकावट नहीं है और हम लोग पूरा कटिबद्ध हैं काम करने के लिए। सर, एक व्यस्त दिनचर्या जीने के बाद आप अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं? अपने काम और परिवार में कैसे तालमेल आप बिठाते हैं? मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का, मेरे भाइयों का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, कभी भी मेरे राजनीतिक जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं रहा। उनको भी अच्छा लगता है। जैसे मेरे पिताजी मुझे एक ही शिक्षा दी है, मेरी माँ ने मुझे एक ही शिक्षा दी कि बेटा जिंदगी में हर किसी का भला करने की कोशिश करना जिस रास्ते में होते हो। कोई अगर तुम्हारे से गलत भी कर देता है तो कभी नेगेटिव मत समझना। तो वो जो शिक्षा मिली है हमको, उस शिक्षा के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आज मेरी धर्मपत्नी है, वो भी खुश होती है कि आप पब्लिक के लिए लड़ते हो, पब्लिक के लिए करते हो,
ये अच्छा काम है, करना चाहिए। जी, बराबर प्रोत्साहन मिलता है। मेरे बच्चे भी हमेशा कभी भी मेरे को किसी मामले में दखलंदाजी नहीं किए। और चूँकि हमारा संयुक्त परिवार है, हम भाई बहुएं, पिताजी, माँ का तो निधन हो गया, हम सब साथ में रहते हैं, कभी किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं। बहुत अच्छा समरसता है, अच्छा परिवार है और एक दूसरे के हित में, सुख में, दुख में बराबर बात करते हैं और बढ़िया चल रहा है जिंदगी। सर, वर्तमान में जैसे लॉकडाउन का दौर है तो स्कूल कॉलेजेस अभी बंद हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है निजी शिक्षकों की रोजी रोटी का। तो ऐसे में जब उनके सामने आर्थिक संकट गहरा रहा है तो क्या किसी तरह की कोई प्रशासनिक पहल इस दिशा में कोई समाधान ला सकती? देखिए, पूरे विश्व में, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में कोरोना संक्रमण की जो परिस्थितियां बनी, इसके लिए जो भी नियम, कानून, कायदे बने, ये केंद्र की सरकार के द्वारा बनाए गए और केंद्र की सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए उसको राज्य सरकारों ने पालन किया। आज स्कूल की बात है, प्राइवेट स्कूल की बात है, शिक्षकों की बात है, उनके इस कठिन परिस्थिति को हम बहुत गहराई से समझ रहे हैं कि आज कोरोना की वजह से जो नियम, कानून, कायदे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, आज इस कोरोना की वजह से चाहे उद्योग धंधे बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। स्कूलों की बात आई, स्कूल बंद हो गए, शिक्षक परेशान हो गए, आज उनके सामने गहरा आर्थिक संकट है। इस मामले में केंद्र सरकार को कुछ नियम, कानून बनाना चाहिए कि जब लॉकडाउन से लेकर कोरोना परिस्थिति में सब तरह तरह के नियम बनाए, आज रोजगार सृजन की बात हो या पीड़ितों को आर्थिक मदद की बात हो, उनको इस विषय में नियम, कानून तय कर देना चाहिए। उसका पालन जब राज्य सरकार ने लगातार कर रही है तो अभी भी करेगी। और हमारे स्तर की बात है तो हम कलेक्टर से, स्कूल प्रबंधन से लगातार बात कर रहे हैं कि कोरोना की परिस्थिति में आम नागरिक भी परेशान है, वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा है, तो आर्थिक रूप से वो भी तंग है। वो कहता है कि मैं कहाँ से फीस दूँ, और सरकार ने भी कहा हुआ है कि जो पढ़ाई नहीं हो रही तो उनका फीस नहीं लेना है। और अभी बहुत सारे स्कूलों में मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल है, अगर उसके स्टाफ 10,000 की नौकरी कर रहे थे, कम से कम आधा सैलरी वो दे रहे हैं। और जगदलपुर शहर की जो स्कूलें हैं लंबे समय से चल रही है, एक तरीके से पैसे तो कमाए हैं उन लोगों ने भी, तो अपना स्टाफ है जिसको हमने रोजगार दिया है, उसके लिए कुछ तो अच्छी सोच रखना चाहिए स्कूल प्रबंधन को भी। परेशानी ये है कि एक त्रिकोण की स्थिति बन गई है। परिजन कहते हैं बच्चों को नहीं भेजेंगे, मैनेजमेंट कहता है कि हम जब तक बच्चे नहीं आएंगे फीस नहीं आएगी, जब तक फीस नहीं आएगी तो टीचर्स कहते हैं हमारी सैलरीज कहाँ बनेगी। इसका कहीं समाधान? इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये सारा जो परिस्थिति निर्मित हुआ है कोरोना संक्रमण की वजह से हुआ है। और जब सारे कोरोना संक्रमण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार पॉलिसी बनाई, 20 लाख करोड़ पैकेज की बात करती है, तो इन परिस्थितियों में ऐसे संस्थान जहाँ पे लोग रोजगार पाते थे कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो केंद्र सरकार को नियम तत्काल बनाना चाहिए कि भाई जो अशासकीय है, जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही, उसके लिए ये नियम कानून बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे नियम बनाएंगे जब राज्य सरकारें उनके हर नियम का पालन कर रही है, इस मामले में भी उनको पहल करके बनाना चाहिए। और रहा सवाल राज्य सरकार का, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन आज तक केंद्र की सरकार ने 1 रुपये तक नहीं दिया। घोषणाएं बड़ी बड़ी कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ पैकेज की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो नीडी है उन लोगों को तो मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है। ऐसी योजनाएं बनाते हैं इसमें ऋण दिया जाएगा, ऋण में तो आदमी ऐसे ही दबा हुआ है। तो इस मामले में केंद्र सरकार को नियम कानून तत्काल बनाना चाहिए। और राज्य सरकार की बात है तो राज्य सरकार और हम लोग इस मामले में चर्चा कर रहे हैं कि कुछ इसका समाधान बन जाए, इस दिशा में काम हो रहा है।
सर, कोरोना का जो संक्रमण काल बहुत बद से बदतर होता जा रहा है पूरे प्रदेश में, ऐसे समय में जागरूकता को लेकर क्या कोई संदेश देना चाहेंगे जन सामान्य को? देखिए, पूरे देश में कोरोना का जो स्टेटस बना, इस मामले में हमारे प्रदेश सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर जो कदम उठाया शुरुआती तौर पर, देश में लॉकडाउन तो बाद में शुरू हुआ, पहले लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया और इसके लिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी, जिसका परिणाम ये आया कि आज पूरे छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है देश काल में एक अच्छे राज्यों की श्रेणी में है। मीडिया ने उनका सर्वे कराया कि कोरोना के स्टेटस में छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम किया है, आज सेकंड नंबर के स्थान पूरे देश में उनका बना। और आज देश में कोरोना जिस भी स्थिति में जा रहा है, आज हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी परिस्थितियां हैं, जो प्रवासी मजदूर थे जिनको हमने लाया और राज्य सरकार ने अपने संसाधन पर लेकर आया, कोरोना उन्हीं के बीच पनप रहा है, आम सिविलियन के बीच में नहीं आया है। चलते चलते सर, एक अंतिम सवाल, आप संगीत में दिलचस्पी रखते हैं? थोड़ा थोड़ा रखता हूं। तो अपनी पसंद का कोई ऐसा गीत बताएं जो हम दर्शकों को दिखा सके और आपको भी सुनवा सकें। मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन टूटी फूटी जैसे भी गा लेता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं गाना जानता हूँ। कोई ऐसा गीत जो जी दर्शकों को दिखा सकें? कोई फिल्मी गीत? मेरा एक बहुत पसंदीदा गीत है जिसको मैं हमेशा जब भी फ्री हुआ तो उसको सुनने का मन लगता है तो तुरंत चालू करता हूँ। वो गाना ये है, मैं शायद तो नहीं, मैं शायद तो नहीं, मगर हंसी। बहुत खूब सर, संगीत में भी आपकी दिलचस्पी है और आप अच्छा गाते भी हैं। आपसे हमने मुलाकात की और आपके बारे में जाना, आपके काम के बारे में जाना। आपसे बातचीत साझा करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। ए विजन का दिल से धन्यवाद। ये थी हमारी आज की मुलाकात शख्सियत कार्यक्रम के तहत। आज की बातचीत यहीं तक। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।